नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट अमोघ को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई, महापौर कलेक्टर एसपी ने भी दी श्रद्धांजलि। पुलिस गिरफ्त में आया 5 लाख का इनामी नक्सली, एसपी के समक्ष 11 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सीएम से मिले चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के छात्र, अधिग्रहण पर जताया मुख्यमंत्री का आभार। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की घाटियों में हुए भूस्खलन की घटना में दर्री निवासी नेवी में लेफ्टिनेंट अमोघ बापट के निधन के बाद तिरंगे में लिपटा अमोघ का पार्थिव देह बुधवार को कोरबा लाया गया। अंतिम दर्शन के बाद राजकीय सम्मान के साथ स्थानीय मुक्तिधाम में नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। एचटीपीएस दर्री में अधीक्षण यंत्री पदस्थ प्रशांत बापट के पुत्र अमोघ बापट अंडमान निकोबार के आईएनएस बेस में पदस्थ रहे। पिछले दिनों वे छुट्टियों पर घर लौटे थे। अपने मित्र सतीश कटकवार के साथ शिमला घूमने की योजना बनाई और रवाना हुए थे कि भूस्खलन में मृत 9 पर्यटकों के साथ इन दोनों का भी नाम शामिल हुआ। रविवार को हुए दर्दनाक हादसे की खबर ने परिजनों व शुभचिंतकों को गमजदा कर दिया। नौसेना के जवान लेफ्टिनेंट शुभांगी के साथ अमोघ की तिरंगे में लिपटी पार्थिव देह लेकर एचटीपीएस कॉलोनी दर्रे स्थित निवास लेकर पहुंची। यहां अंतिम दर्शन के लिए जनप्रतिनिधियों सहित जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों सहित कॉलोनी वासी उमड़ पड़े। पुलिस और नौसेना के अधिकारी व परिजनों ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अमोघ की अंतिम यात्रा निवास से प्रारंभ होकर स्थानीय मुक्तिधाम पहुंची, जहां गार्ड ऑफ ऑनर एवं राजकीय सम्मान के साथ अमोघ का अंतिम संस्कार किया गया। लेट लेफ्टिनेंट अमोघ बापट जो है, उनके बारे में जितना मैंने सुना है वो बहुत ही जो है प्रतिभावान और पर्सनली जो है बहुत ही लाइवली थे और उनका जाना निश्चित रूप से सबके लिए क्षति है। मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ। अभी हम सभी लोग अपने पुलिस परिवार की तरफ से सभी लोग हम लोग इसमें शामिल हुए हैं। उनके परिवार निश्चित रूप से ये शोक का समय है। हमारी पूरी फोर्स और हम सब लोगों की संवेदना उनके फैमिली के साथ में है और आगे भी, चूँकि यह एक पूर्णीय क्षति है, फिर भी इस शोक सभा में हम सभी लोग उनके साथ में हैं और मैं अपने पूरे पुलिस परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि उनको अर्पित करना चाहूँगा और मैं अब उनके परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा। नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट शुभांगी ने बताया कि अमोघ हर क्षेत्र में प्रतिभाशाली थे। अपने कामकाज के अलावा खेलकूद में काफ़ी रुचि थी और वे एक जिंदा दिल इंसान होने के साथ साथ सकारात्मकता से पूर्ण अधिकारी भी थे। उनका इस तरह से असमय चला जाना नौसेना के लिए होनहार अधिकारी के खोने की अपूर्णीय क्षति है। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के पहले दिन दंतेवाड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुआंकोड़ा थाना क्षेत्र से 5 लाख रुपए के एक हार्डकोर इनामी नक्सली हांदा कर्रा माडवी को जवानों ने गिरफ्तार किया है। उधर दंतेवाड़ा जिले में ही सक्रिय 11 नक्सलियों ने माओवाद की खोखली विचारधारा से तंग आकर एसपी के समक्ष सरेंडर कर दिया। जवानों के द्वारा गिरफ्तार नक्सली हांदा माडवी कटे कल्याण एरिया कमेटी सदस्य और एरिया मिलिशिया कमांडर के पद पर पिछले कई सालों से सक्रिय था। ये कटे कल्याण इलाके में जमकर आतंक मचाया करता था। नक्सली हांदा की गिरफ्तारी को दंतेवाड़ा पुलिस एक बड़ी कामयाबी मान रही है। दंतेवाड़ा के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि नक्सली हांदा पिछले 18 सालों से इलाके में सक्रिय था। इस पर छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से 5 लाख रुपए का घोषित था। वहीं दंतेवाड़ा एसपी की ओर से 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। उधर लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 11 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। शहीदी दिवस के पहले दिन मुख्य धारा में जुड़ने के लिए इनामी नक्सली सहित कुल 11 नक्सलियों ने हथियार डाले। दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत मंगालिर एरिया कमेटी में कार्यरत सभी नक्सलियों ने अच्छा जीवन जीने की इच्छा जताई है, जिसके तहत 11 नक्सलियों ने किरंदुल थाने पहुंचकर एसपी अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण किया। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग के अधिग्रहण को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच हुआ ट्वीट वार ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। जहां एक और विपक्ष ने इस मामले में अपनों को उपकृत करने का आरोप लगाया, वहीं दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे छात्र अधिग्रहण के लिए मुख्यमंत्री का आभार जता रहे हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग में अध्ययनरत छात्रों एवं उनके पालकों ने मुलाकात की। पालकों ने मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा की जा रही पहल और कॉलेज के अधिग्रहण के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे हमारे भविष्य हैं, इनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शासन हर संभव प्रयास करेगा। हॉस्पिटल बोर्ड के राज्य अध्यक्ष और IMA मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क के राज्य संयोजक पदाधिकारी डॉक्टर राकेश गुप्ता ने इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के छात्र और उनके पालक आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से सुबह उनके निवास पर मिले थे। सभी पालकों और छात्रों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कॉलेज के अधिग्रहण कर शासकीकरण करने पर धन्यवाद दिया। उससे भी अधिक पालक इस बात से खुश थे कि बचे हुए 180 छात्रों को जो 2017 बैच के हैं उनके रीलोकेशन के लिए जो राज्य सरकार ने पत्र दिया है वह अब दूसरे शासकीय मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकेंगे और उनको मान्यता प्राप्त डिग्री मिल सकेगी। उधर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण की सरकार की घोषणा के बाद हाई कोर्ट में इसके खिलाफ चंदूलाल चंद्राकर के पोते अमित चंद्राकर ने याचिका पेश कर दी है। दुर्ग में चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है। अमित चंद्राकर ने अपनी याचिका में कहा है कि बिना नगर निगम के अनुमति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हॉस्पिटल की जमीन को मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए गिरवी रख इंडियन बैंक से करोड़ों रुपए का लोन सैंक्शन करा लिया है। अब सरकार चंदूलाल चंद्राकर के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों के अधिग्रहण की बात कह रही है। ऐसे में अमित चंद्राकर ने सरकार द्वारा कॉलेज के अधिग्रहण और बैंक की ओर से नीलामी को चुनौती दी है। मामले में आने वाले दिनों में जल्द सुनवाई हो सकती है। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ इलाके में भैंस चराने जंगल में गए 2 लोगों को हाथी ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि 4 अन्य लोग भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। प्रदेश में हाथियों के हमले में लगातार हो रही मौतों को लेकर विपक्ष ने विधानसभा में सवाल उठाया और कहा कि वन्य क्षेत्रों में हाथियों के चलते भय का माहौल है। हाथी के हमले की घटना सरगुजा और रायगढ़ जिले की सरहदी सीमा से लगे धर्मजयगढ़ वन मंडल क्षेत्र के बोरो रेंज अंतर्गत हुई, जहां गांव के 6 लोग भैंस चराने गए थे। लौटते वक्त रात हो जाने के कारण उनका सामना हाथी से हो गया। इस दौरान हाथी ने उन पर हमला बोल दिया। इस घटना में रामबली और लक्ष्मण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य पूरण और दीनानाथ घायल हो गए हैं। 2 अन्य ग्रामीण अपनी जान बचाने में कामयाब रहे और वहां से भाग गए। इस घटना में भैंस के बच्चे की भी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 10 हाथियों के दल से बिछड़कर एक नर हाथी अलग हो गया था, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन विधायक शिवरतन शर्मा ने हाथियों के हमले से हुई मौतों का मामला सदन में उठाया। वहीं विधायक अजय चंद्राकर और शिवरतन शर्मा ने हाथियों की संख्या पर सवाल उठाए कि कितने हाथियों में ट्रैकिंग के लिए GPS लगे हैं, जिन लोगों की मृत्यु हुई कितनों को मुआवजा दिया। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस पर जवाब दिया और बताया कि छत्तीसगढ़ में लगभग 300 हाथी वन क्षेत्रों में घूम रहे हैं। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि हाथियों के डर से लोगों के अपने घरों को छोड़ने की बात सही नहीं है। मैनपाट इलाके में 9 हाथियों के दल के कारण ग्रामीण दूसरे गांव में जरूर ठहरे थे। उन्होंने ये भी कहा कि ये सही नहीं है कि हाथियों की रहस्यमयी मौत हो रही है। हाथियों की मौत का कारण प्राकृतिक है। मंत्री अकबर ने बताया कि सिर्फ 6 हाथियों में ट्रैकिंग के लिए GPS लगा हुआ है। जिनकी मृत्यु हुई है उन सभी को मुआवजा दिया जा चुका है। हाथियों की मौत के सभी मामलों की जांच की जा रही है। राजनांदगांव जिले के समस्त नर्स वार्ड बॉय ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बैनर तले कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। इनका कहना है कि जब कोरोना महामारी का पहला दौर आया तब इन्हें संविदा नियुक्ति में रखा गया और अब 11 माह काम में रखकर काम से इन्हें बैठा दिया गया है। राजनांदगांव जिले की संविदा नियुक्ति पर काम कर रहे नर्स व वार्ड बॉय ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अचानक घेराव कर प्रदर्शन किया। बीते दिनों में कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व को अपने प्रकोप में ले लिया था। उस समय संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। उस संकट के समय में रेगुलर कर्मचारी घर बैठ गए थे। तब हम सभी अपनी जान की परवाह किए बिना परिवार से दूर होकर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत हम लोगों ने पूर्ण निष्ठा के साथ संपूर्ण कार्यों का शासन के आदेशानुसार संपादन किया।
वहीं जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के जिला अध्यक्ष शमशुल आलम व नवीन अग्रवाल और कमेटी सदस्य ने उनका समर्थन करते हुए नारेबाजी की और उनकी मांगों को लेकर संयुक्त कलेक्टर वीरेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द संविदा नियुक्ति के तहत नर्स और वार्ड बॉय को काम पर रखने की बात कही तथा ऐसा नहीं किए जाने पर आने वाले समय में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई, जिसके जिम्मेदार स्वयं शासन प्रशासन होगा। हम सब कोरोना योद्धा हैं। हम लोगों ने उस वक्त काम किया जब सब कोई अपने घर में बैठ गए थे, जिसके घर परिवार वाले भी कोरोना मरीज के साथ नहीं रहते थे, उसके साथ हम लोग रहकर 11 महीना लगातार काम किए हैं। लेकिन जैसे ही कोरोना महामारी ख़त्म हुआ वैसे ही हम लोगों को सेवा समाप्ति का आदेश दे दिया गया। तो हम लोग बस सरकार से ये चाहते हैं कि ऐसी मुश्किल घड़ी में हम लोगों ने उनका साथ दिया है तो हमें किसी भी संविदा पोस्ट में मर्ज कर दिया जाए। ऐसे हमें मतलब क्योंकि कई हमारे घर परिवार भी ऐसे चलते हैं हमारी इस सैलरी से, तो हम बस यही चाहते हैं, सरकार से विनती करना चाहते हैं कि हमको किसी भी संविदा पोस्ट के अंतर्गत कार्य में रखा जाए, ऐसे कार्य से निकाला ना जाए। राजनांदगांव के संविदा नियुक्ति के तौर पर कार्य कर रहे नर्सों ने बताया कि बीते दिनों में कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व को अपने प्रकोप में ले लिया था। उस समय संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। उस संकट के समय में रेगुलर कर्मचारी घर बैठ गए थे। तब हम सभी अपनी जान के परवाह किए बिना परिवार से दूर होकर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत हम लोगों ने पूर्ण निष्ठा के साथ संपूर्ण कार्यों का शासन के आदेशानुसार संपादन किया। वर्तमान में जो कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, जिसके लिए प्रशासन पूर्ण तैयारी में है, वह राजनांदगांव में 500 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है, जिसमें कर्मचारियों की नियुक्ति अभी भी रिक्त है। इन समस्याओं को देखते हुए, इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए, हमारी मांगों पर विचार करते हुए रिक्त पदों में SDRF के तहत समस्त कर्मचारियों को NHM रेगुलर संविदा में संलग्न करके नियुक्ति दिया जाए। कोरोना पीरियड में जिन जो है नर्सिंग स्टाफ के अस्थायी रूप से 3 महीने के लिए नियुक्ति की गई थी, उसके संबंध में क्योंकि 3 माह की अवधि पूर्ण हो चुकी थी, तो उनको फर्दर जो है एक्सटेंशन देने के लिए CMHO साहब ने पत्र शासन को भेजा है, क्योंकि अभी वहाँ से कोई उनको प्राप्त नहीं हुआ है निर्देश, इसलिए जो है इनको अभी एक्सटेंशन नहीं मिला है। उसी के संबंध में लोग रेगुलर संविदा में नियुक्ति के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया है इन लोगों। डीवी लाइव छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।